गौरव सावंत, अब हॉस्टमाइल है और भी आसपास इरपिन है, कीव के कितने करीब ये लड़ाई पहुंचती हुई दिख रही है और जो अन्य शहरों पर पुतिन की रणनीति आज 11वें दिन है, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? गौरव। अंजना, ये लड़ाई अब राजधानी कीव के बेहद निकट पहुंचती जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे आप ओस्टमल की बात करें, इरपिन की बात करें, चेर्निहाइव की बात करें, इन सब जगहों को ये एक तरह से कीव की सुरक्षा घेरा का हिस्सा है और सुरक्षा घेरे को रूस इस समय तोड़ रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम्स कहा जा रहा है वो इन्हीं जगहों पर है, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स की बैटरीज यहां पर है। डिफेंस को और मजबूत करने के लिए यहां पर जितने भी डिफेंसेस हैं उसको एक मजबूत कंधे को एक तरह से तोड़ रहा है रूस, ताकि फिर वो अंदर घुसेगा राजधानी कीव के। दूसरी तरफ खार्किव पर जबरदस्त वार हो रहा है, मारियोपोल पर जबरदस्त वार हो रहा है। ये यही दिखाता है कि रूस किस तरह से इस देश को दो फाड़ में करने की कोशिश कर रहा है। समुद्र से रास्ता यूक्रेन का काटने का पूरा प्रयास, उसका सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को काटने का उसका प्रयास वो निरंतर जारी है। कर्सन को, एक पूरे शहर को उसने अपने कब्जे में किया और आज तस्वीरें जारी की कि वहां का पूरा गैरिजन रूस को मिल गया है, जिसमें सारे साजो सामान युद्ध के, बख्तरबंद गाड़ियां जो सब युद्ध के हथियार रूस को मिल गए हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, जमीनी वॉरफेयर भी चल रहा है। तो पूर्व को रूस काटने की कोशिश कर रहा है। मारियोपोल शहर के अंदर घुसा हुआ है। मारियोपोल शहर की अगर बात की जाए तो वहां के जो महापौर है, वहां के जो मेयर है, वो ये कह रहे हैं कि 4 लाख लोग इस समय ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ना उनके पास बिजली है, ना पानी है, ना सुरक्षा है, ना दवाइयां हैं और वो फंसे हुए हैं इस युद्ध में। वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ रूस परमाणु संयंत्र, 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं यहां पर, जो उन 15 में से 6 तो ज़ेपोरिज़िया में उसके कब्जे में आ ही गए, चेर्नोबिल उसके कब्जे में है ही। अब वो एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने की कानकीव में कोशिश कर रहा है और उससे महज 100 किलोमीटर दूर रह गया है। तो उसकी रणनीति देखिए अंजना, जो रूस की है, यहां की ऊर्जा को वो अपने कब्जे में करना चाहता है। 6 शहरों में गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है। वो कीव गैस ने अब से 1 घंटे पहले बताया कि कई जगह जो रूस का फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन शुरू हो गया है, इन्वेजन शुरू हो गया है, उनकी गैस लाइन बाधित हो गई, वो रिपेयर नहीं कर सकते। तो शहरों में ना गैस होगी, ना ऊर्जा होगी और रूस के सिपाही होंगे। तो हर तरफ से एक सिस्टमैटिक तरीके से वो कीव को स्क्वीज करने की रणनीति अपना रहा है। अंजना। गौरव, जेलेंस्की की रणनीति पर इस वक्त क्या राय रखी जाए? वो अपने लोगों को बार बार कह रहे हैं झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, हथियार उठाइए, लेकिन इन सब के बीच एक पूरा मुल्क और उसके कई शहर इस वक्त जल रहे हैं। वो स्ट्रैटेजी जिस पर जेलेंस्की चल रहे हैं, वो नेटो मुल्कों को बार बार ये भी कहते हैं आप किसी तरह से युद्ध रोकिए, फिर कहते हैं स्पेस आप बंद कीजिए, फिर कहते हैं आप मदद दीजिए, लेकिन इन सब के बीच युद्ध में तो यूक्रेन चल रहा है। नेटो मुल्क सब अपने अपने मुल्क को इस लड़ाई से दूर रख रहे हैं। वो सिर्फ जुबानी लिप सर्विस जिसे कहा जाता है वही करते हुए दिख रहे हैं। जेलेंस्की की रणनीति क्या है? यूक्रेन जल रहा है, ये कैसे रुकेगा? गौरव सावंत जी, बिल्कुल आपने सही कहा अंजना, बिल्कुल आपने सही कहा कि यही यहां पर जमीनी स्थिति है। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यहां के लोगों का जो जज्बा है वो असल में देखने लायक है। यहां पर कल भी लंबी कतारें लगी थी एक जगह जहां यह कहा गया कि हथियार मिल रहे हैं, वहां आप हथियार की लाइन में लगिए तो आपको हथियार मिलेंगे शहर की रक्षा के लिए। और लोग निराश हो रहे थे कि वो इतने घंटों कतार में लगे लेकिन उनको हथियार मिल नहीं पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां हथियार नहीं मिलते तो वो पेट्रोल बम के सहारे, मोलोटोव कॉकटेल के सहारे बैठे हुए हैं अलग अलग चेक पॉइंट्स पर रूस की सेना को रोकने के लिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नेटो देशों से कह रहे हैं कि मुझे आप जल्द से जल्द हथियार दीजिए, क्योंकि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुझे हथियार भी चाहिए और मुझे लड़ाके भी चाहिए। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात इस समय जो निकल कर आ रही है वो ये है कि कई नेटो देश के जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, जो वेटरन्स हैं इराक और अफगानिस्तान के युद्ध के, वो इस समय यहां पर आ रहे हैं क्योंकि अब वो सिविलियन है, अब वो इस देश की सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके पास अनुभव जबरदस्त है। उसमें अमेरिकी सैनिकों से भी मेरी यहां बात हुई है जो अब अमेरिका की सेना में नहीं है, सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स है। वो यहां जमीन पर आके न केवल टैक्टिकल डायरेक्शन ऑफ वॉर का हिस्सा है, बल्कि वो पार्टिसिपेंट्स है इस कॉम्बैट में, ट्रेनिंग दे रहे हैं यहां लोगों को और इस युद्ध में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। 10,000 की सेना एक्सपर्ट्स की खड़ी करने की बात राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन 10,000 लोगों के लिए मुझे हथियार चाहिए। कहां से आएंगे वो हथियार? गौरव,
इस पर पुतिन का क्या रिएक्शन होगा? पुतिन तो ये कह रहे हैं जी। कि अगर आप हथियार या कोई भी मदद यूक्रेन को दे रहे हैं, मैं इसे युद्ध मानूंगा मेरे खिलाफ। अगर आप एयर स्पेस बंद करने की सोचेंगे भी तो ये सीधा युद्ध के तौर पर देखा जाएगा हमारे खिलाफ। अब ये एक बड़ा ही आप वही जिसे कह सकते हैं आप कि डायरेक्टली उनकी सेना नहीं आएगी, जो वेटरन्स हैं वो वेटरन्स हैं या फिर उनकी सेना के एक्स लोग हैं वो आएंगे, जुड़ेंगे। तो फिर ये जो पुतिन धमकी दे रहे हैं लगातार, वो क्या एक ब्लफ बनकर रह जाएगा? क्योंकि परोक्ष रूप से और क्या सामने है उसमें आप उनकी सेना तो डायरेक्टली नहीं लड़ रही है। गौरव, ये देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में कॉन्स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि अपने आप को वेटरन्स कहते हैं। हमारे यहाँ वेटरन जो है वो 65 के ऊपर है। ये लोग जो आप देख रहे हो ये क्योंकि वेस्ट में पूरे के पूरे जो है बहुत कम रेगुलर ट्रूप्स हैं और रेगुलर ट्रूप्स मैक्सिमम अमेरिका में ही है। ये कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं जो 5, 7, 10 साल नौकरी कर लेते हैं। ये वो लोग हैं या आप देख रहे हो कि ये वेटरन, जैसे आप हमारे वेटरन, आप तो वेटरन के साथ रहते हो, उनकी सेवा करते हो, ये हमारे जैसे वेटरन हैं या वो वेटरन हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये अमेरिका के साथ भी जब वहां लड़ रहे थे, वेटरन्स हैं इन द सेंस कि ये अफगान वॉर वेटरन्स हैं, ये इराक वॉर वेटरन्स हैं, उन जगहों पे लड़ चुके हैं। लेकिन ये रेगुलर सोल्जर्स अमेरिकन आर्मी के नहीं थे। ये एक तरह से अगर ये कहें, जो अमेरिका जब अपने रेगुलर ट्रूप्स के बाद जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स को, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को जो ऑपरेशंस के लिए छोड़ देता है, ये उस तरह की सेनाएं हैं जो पैसे के लिए लड़ती हैं। और यहां पर पैसा, कॉज, CIA ऑपरेशन, जो आप इसे कहना चाहे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये CIA का ऑपरेशन है या नहीं है। मेरे को बस इतना मालूम है कि मेरी यहां पर अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन वेटरन से बात हुई जिन्होंने कहा, और हमने आज तक पर उनके इंटरव्यूज दिखाए हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान का वेटरन हूं, मैं इराक का वेटरन हूं और अब मैं यहां के ट्रेनिंग दे रहा हूं। और वो यंग है, मतलब 35, 40, 45 साल की उनकी कुलकर्णी भी एक आयु सवाल होगी। पूछ रहे हैं गौरव। हाँ, जल्दी से एक ये साथ तरह जवाब के सोल्जर्स रूस हैं। एक महाशक्ति है। जी। क्या वहां के जी, नागरिकों को कुलकर्णी। इस बात का आभास है कि उनको लड़ने में कठिनाई होगी, या उन यूक्रेनियन में इतना जज्बा है कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मर मिटने के लिए तैयार हैं अपने देश के लिए? गौरव, यूक्रेन की सेना में और यूक्रेन के सिविलियंस में यह जज्बा देखा गया है। यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं वो भी अब वर्दी पहन के, और किसी भी तरह की वर्दी पहन लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग, महज 3 दिन की ट्रेनिंग हथियार चलाने की, और वो चेक पॉइंट्स पर बैठ रहे हैं। महिलाएं मोलोटोव कॉकटेल्स बना बना के खुद चेक पॉइंट्स पर बैठ रही हैं। और हमने ऐसी महिलाओं से बात की कि उनका डे जॉब क्या है। मैं जी स्कूल टीचर हूं। अभी आप क्या कर रही हैं? मैं AK-47 चलाना सीख रही हूं, क्योंकि जब अगर टैंक आएंगे तो टैंक से जवान निकल के भी तो बाहर आएंगे, या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से जवान जब बाहर निकलेंगे तब मैं उन्हें गोली मारूंगी।